बता दें आपको कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। 19 अप्रैल को मतदान होगा, तो तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में ये मतदान होना है। मध्य प्रदेश में 29 और छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पर मतदान होना है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। 4 जून को नतीजे आएंगे। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 19 अप्रैल को मतदान होना है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है। 7 चरणों में मतदान होना है और 4 जून को नतीजे आएंगे। 4 जून को यह तय हो जाएगा कि केंद्र में किसकी सरकार रहेगी। तो इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह जानकारी दी है कि 7 चरणों में मतदान होने हैं और जिसके बारे में आपको विस्तार से हम बता रहे हैं। 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल करते हुए इस लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व को, इसकी पूरी प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि 18 साल से 29 साल के बीच के जो मतदाता हैं उनकी संख्या 2 करोड़ है। नए मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 82 लाख है और इस तरह से उन्होंने तमाम जानकारियां विस्तार से बताई है। तो लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में मतदान होना है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 19 अप्रैल को मतदान होगा। साथ ही कुछ राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और इसके बारे में भी उन्होंने बताया है। इसी बीच उन राज्यों में भी मतदान होना है विधानसभा का। से लेकर स्वच्छता से कैसे चुनाव कराए जाएं, ये सारी बातों का उल्लेख सारे नॉर्म्स के साथ आज इलेक्शन कमीशन ने देश के सामने रखा है। 7 चरणों में देश के अंदर चुनाव होगा। 97 करोड़ के लगभग मतदाता इसमें भाग लेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का महापर्व है और इस लोकतंत्र के महापर्व में मध्य प्रदेश 4 फेजों के अंदर जो घोषित हुआ है, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई और 13 मई, 4 फेजों में मध्य प्रदेश के चुनाव होंगे। 29 लोकसभाओं के। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का धन्यवाद भी करती है और इन 4 फेजों में एक तैयारी के साथ इस लोकतंत्र के महापर्व में मध्य प्रदेश की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ज्यादा से ज्यादा मतदान हो और इस लोकतंत्र के महापर्व में अमृतकाल के समय में ज्यादा से ज्यादा सहभाग हो, ये भी प्रयास भारतीय जनता पार्टी पहले भी करती आई है और फिर इस चुनाव में करेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस चुनाव के अंदर जो कई बातों का उल्लेख जो किया गया है, नए मतदाता हैं, 100 साल से उम्र के भी देश के अंदर 2,36,000 मतदाता हैं। इतनी बड़ी उम्र के लोग भी हैं। 85 प्लस यानी 85 वर्ष के मतदाताओं को घर से पोस्टल बैलेट से देने का जो अधिकार दिया है, पहले 80 प्लस था, 85 प्लस किया है। तो इसलिए इन सारी बातों को देखते हुए चुनाव आयोग ने हर प्रकार से तैयारी की है और मध्य प्रदेश के अंदर भी इन 4 फेजों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर 64,523 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी तैयारी के साथ मैदान में जुट गए हैं। आगामी आने वाले 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई और 13 मई को सभी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी और आम जनता जनार्दन से भी आज मैं इस अवसर पर अपील करता हूं कि इस लोकतंत्र के महापर्व में हम सब अपना मतदान करके अपनी महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाएंगे ही और देश को एक अच्छी सरकार, जो देश के लिए, समाज के लिए, दुनिया के अंदर भारत को एक विकसित देश बनाने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है, इस दिशा में सबकी भूमिका बनेगी और मध्य प्रदेश में भी इस बार इतिहास बनेगा। ज्यादा से ज्यादा मतदान भी होगा और भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतने के संकल्प के साथ आज हम काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 29 की सीटें जीत करके इस बार मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनेगा। फिर बहुत मेरी बात तो मना करेंगे हो गया नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी सर। फिर तो
तो वीडी शर्मा को सुन रहे थे आप, जो कि मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और वो बता रहे थे कि जो 4 चरण तय किए गए हैं उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। मध्य प्रदेश में मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। और इलेक्शन कमीशन का भी उन्होंने जिक्र किया, बताया कि इलेक्शन कमीशन ने जो डेटा बताया उसके अनुसार कई ऐसे भी मतदाता हैं जो कि बुजुर्ग हैं, उनकी भी संख्या बहुत ज्यादा है और इस बार मतदान बेहतर तरीके से होगा जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने तैयारी की है। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, तारीखों का जिक्र किया और साथ ही साथ अपनी पार्टी की मजबूती के बारे में भी बताया। तो पत्रकारों से भी वो मुखातिब हो रहे हैं बारी बारी से। भोपाल से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। ऐसे में अब इलेक्शन कमीशन तमाम राजनीतिक दलों पर नजर बनाए हुए भी है। लेकिन आपको बता दें कि इस बार युवा मतदाताओं की संख्या भी बढ़ी है। 1,82,00,000 युवा मतदाता है जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वही 18 से 29 साल के जो वोटर्स हैं उनकी संख्या 21.5 लाख है। तो बुजुर्गों की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ी है। पूरे देश भर में कुल वोटर्स की संख्या 97 करोड़ है। 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 55 लाख ईवीएम मशीन्स का इस्तेमाल होगा। 85 वर्ष से अधिक उम्र के जो वोटर्स हैं या जो दिव्यांग वोटर हैं उनके घर पर जाकर उनके लिए मताधिकार का प्रयोग वो कर पाएंगे। इस तरह की सुविधा उन्हें दी जाएगी। तो तैयारियां चुनाव आयोग ने अपनी पूरी कर ली है। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को होगी, जबकि तीसरे चरण के लिए 7 मई, चौथे चरण के लिए 13 मई, पांचवें चरण के लिए 20 मई, छठवें चरण के लिए 25 मई को मतदान होगा, सातवें चरण के लिए 1 जून को मतदान होगा, जबकि मतगणना 4 जून को होगी। कोई दिक्कत नहीं, हम 3 तिथि में भी बेहतर परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन राज्य के आकार के भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से 1 या 2 चरण में ही चुनाव होना था। ये चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है। बीजेपी कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक तौर पर आगे चल रही है सीटों के वितरण को लेकर, टिकट वितरण को लेकर। देखिए, लोकसभा चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एक बड़ी बात कही कि 4M जो है उसको अवॉइड करिए, यानी कि मनी पावर, मसल पावर और इसके साथ उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें, क्योंकि आजकल दोस्ती भी जल्दी हो जाती है और दुश्मनी भी जल्दी हो जाती है। तो मौजूदा जो परिस्थिति है उन पर तंज भी कसा। कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। 3 चरणों में चुनाव होंगे और इसको किस तरह से देख रहे हैं? स्वागत है चुनाव का। हम चुनाव में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारी बूथ स्तर की कमेटियां, प्रदेश की कमेटी, विधानसभा कमेटी, लोकसभा कमेटी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से सजग हैं। मुद्दों को लेकर मुद्दे हमने चिन्हांकित कर लिए हैं और जनता के बीच में जाने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातों को उन्होंने जो है वो अंडरलाइन किया, उसको किस तरह से देखते हैं और क्या चीजों को जो देखिए, चुनाव आयोग का काम है इस प्रकार की चीजें अंडरलाइन करके लोगों तक लाना। निश्चित तौर पर तो कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला को आप सुन रहे हैं, जो कि पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। प्रत्याशियों की घोषणा की जानी है, केंद्रीय चुनाव समिति करेगी। 6 नाम हो गए, शेष भी हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के भी अभी लगभग 2/3 राज्यों में प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है, सामान्य बात है। कोई चुनौती के तौर पे नहीं देख सकते हैं? देख रहे हैं 3 चरणों में जो चुनाव है उसको कोई चुनौती नहीं है। हम जनता के बीच में जाने के लिए तत्पर हैं, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे जाएंगे। हमारे सामने जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से डरा हुआ है। पिछले 10 साल में उसकी जो नाकामियां, उसकी एंटी इनकम्बेंसी है, वो उसके कारण विपक्ष घबराया हुआ है। हेट स्पीच को लेकर खासतौर पर कहा गया कि हेट स्पीच न दें। बिल्कुल, चुनाव आयोग को इसको ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ मॉडल कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट ही न रहे, उसका परिपालन भी हो।
जो लोग हेट स्पीच देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का भी साहस चुनाव आयोग दिखाए, ऐसी हमें अपेक्षा राहुल गांधी करें। को भी नजर नहीं थी लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने कभी हेट स्पीच नहीं किया। हेट स्पीच कौन करते हैं, किसी छुपा हुआ नहीं। ये मोहब्बत की दुकान की भी बात आप लोग कह रहे थे कि जब निश्चित तौर पर यदि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, एक ऐसा संदेश है इस देश में, जो लोग भाईचारा के खिलाफ में विश्वमन करते हैं, धर्म से धर्म के खिलाफ विश्वमन करते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक नारा है। लेकिन ये कहा गया कि मसल पावर नाम कब तक सामने आ जाएंगे सर? अब तो क्या माने कि 3 चरणों में जो है वो जो चुनाव रहे एक तरह से आपके लोगों के लिए भी रहा थी, क्योंकि नाम ही नहीं आए हैं 5। ममता जी, आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक पूरे 543 में से कितने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, आपको जानकारी है? भारतीय जनता पार्टी ने अभी 250 प्रत्याशियों की घोषणा की, 300 प्रत्याशी। छत्तीसगढ़ में तो सारे नाम बता दिए। नहीं सुनिए ना, लोकसभा का चुनाव है, 543 में से कितनी घोषणा की है? आपको 5 की बहुत ज्यादा चिंता है, तो अभी 300 प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो घबराई हुई है, डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी? चुनौती आपके सामने है ना, कोई चुनौती विधानसभा में 35 सीटें 42% वोट मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी को 14 सीट मिली थी पिछली बार, 14 से जब वो सर्वाइव कर सकते हैं, तो हमारे पास तो 35 सीटें हैं, 42% वोट है। सब कुछ ठीक है तो नाम क्यों नहीं सर? 300 नाम क्यों नहीं आया भारतीय जनता पार्टी का, आप बताइए? अच्छा, 300 नाम क्यों नहीं? एक चीज बताइए आपका कांटा अटका हुआ है कि 5 सीट का नाम क्यों नहीं आया? अरे भाई, केंद्रीय चुनाव समिति पूरे देश के चुनाव का नाम की घोषणा करती है। छत्तीसगढ़ का भी जब रोटेशन आएगा नाम आ जाएंगे, जैसे चर्चा होगी नाम आ जाएंगे। आप ये बताइए ना कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने 300 सीटों में नाम क्यों नहीं घोषित किया है? अच्छा, एक बात है सर कि प्रत्याशियों के लेकिन मौका कहाँ मिल पाएगा? अगर आप देखें तो सब प्रत्याशियों पूरी तरीके से सजग है, जो जनता के बीच में है, ऐसे लोगों को ही प्रत्याशी बनाया जाएगा। ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठा रहे थे आप लोग, क्या कोई सजेशन देंगे? बोलती बंद हो गई थी। ईवीएम पे सजग पत्रकार ने सवाल किया था, अपेक्षा थी कुछ जवाब आएगा, लेकिन जवाब नहीं आया। गंभीर आरोप है सर। जवाब नहीं आया, पत्रकार का सवाल था, तो क्या जवाब की अपेक्षा देश की जनता ईवीएम के साथ में ऐसी कोई भी चीज जो संदिग्ध हो उससे निजात पा लेना चाहिए। क्या इस पे कोई संशोधन की बात कर रहे हैं आप? यह निर्णय करने का काम चुनाव आयोग का है। जी, तो ये है सुशील आनंद शुक्ला, और वो लगातार जो है वो उनसे हम चर्चा कर रहे थे, और उनका कहना है कि 5 सीट पर बढ़ जाइए। बीजेपी ने बहुत तो कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला को सुन रहे थे आप, और उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो तैयार हैं, और जब पूछा गया कि 5 नामों का ऐलान कांग्रेस कब करेगी, तो उनका कहना है कि विपक्ष के कितने नाम ऐलान हो चुके हैं, विपक्ष से आप सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? तो कुल मिलाकर 5 सीटों पर अभी भी अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, लेकिन कहा है कि हम तैयार हैं। तारीखें ऐलान हो गई, कुछ स्थिति आने वाले समय में लग रही कितना? हम पूरी तरीके से तैयार हैं चुनाव में जाने के लिए। हमारे कार्यकर्ता सजग हैं। 24,000 से अधिक बूथों पे हमारे बूथ कमेटियां काम करना शुरू कर चुकी हैं। हमारा वार रूम, हमारा कंट्रोल रूम, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सारे नेता, हमारे लोकसभा के सारे प्रभारी, हमारी जिला कांग्रेस कमेटियां, हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटियां, सब सजग हैं चुनाव में जाने के लिए। हमने मुद्दे चिन्हांकित कर लिए हैं। मोदी जी के 10 साल की वादा खिलाफी को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने युवा न्याय की घोषणा की है। हम महिलाओं को प्रति वर्ष 1 लाख रुपए देंगे, अर्थात हर महीने हम 8333 रुपए महिलाओं को देने जा रहे हैं। इसको लेकर जनता के बीच बनाएंगे। हम किसानों को उनके उपज की एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का वादा कर रहे हैं, तो हम इन सबको लेकर जनता के बीच जाएंगे। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, और बार बार वो विपक्षी दल के नेताओं को तोड़ के अपने आप को खड़ा करने का प्रयास कर रही है। यह भाजपा की घबराहट को बताता है। कांग्रेस पार्टी सजग है, और लोकसभा चुनाव में हम बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। सर, कई सवाल के घेरे में आप लोग भी विधानसभा चुनाव में कहे थे, और कई ईवीएम पे भी सवाल उठे थे, और इस दौरान अभी भी जब सवाल पूछा गया तो उसका जवाब नहीं मिला। तो क्या लगता है कि इस बार निष्पक्ष चुनाव जो है वो हो पाएगा? सर, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम उम्मीद करेंगे चुनाव निष्पक्ष हो। जहां तक ईवीएम का सवाल है, एक सवाल आया था एक पत्रकार का, पता नहीं क्यों चुनाव आयुक्त महोदय ने उस पर जवाब नहीं दिया, जबकि उस जवाब की प्रतीक्षा देश भर को थी। सर, लगातार ये बातें कही जा रही, विपक्षी दल भी सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस पहले ही चुनाव हार चुकी, इसीलिए प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर रही। आज भी बयान सामने आए थे, किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी 543 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है, 300 से अधिक सीटों पर घोषणा नहीं की है। तो क्या यह माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है?
अरे भाई, छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है, 6 प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है, 5 प्रत्याशियों की घोषणा और होना है। तो हमारी जब चुनाव समिति की बैठक होगी, चर्चा होगी, रूटीन में पे अलग अलग राज्यों का नंबर आता है, यहाँ भी आ जाएगा, बहुत सामान्य सी बात है। सर, लास्ट टाइम 2019 के चुनाव में देखा गया था कि जिन आचार संहिता के उल्लंघन के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो सैनिक का नाम हो, चाहे और कई नाम हो, जो उसका हेट स्पीच पे जो है बोला जाता है, वो नहीं उपयोग में लाना चाहिए, लेकिन उसी का उपयोग किया जाता है। तो इस बार क्या लगता है, इस प्रकार की स्थिति होगी तो कितना जो है खरा होगा? निश्चित तौर पे यदि हेट स्पीच के बारे में चुनाव आयोग सजग होता तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर में 2019 के चुनाव में कार्रवाई हो चुकी होती। सबसे ज्यादा हेट स्पीच तो इस देश में प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो हम अपेक्षा करेंगे कि जो कार्रवाइयां हो वो निष्पक्ष हो। जैसे कि आपने खुद भी सुना कि संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला जी का क्या कुछ कहना है। आने वाले समय में उन्हें उम्मीद है कि इस बार का चुनाव जो है वो निष्पक्ष होगा। अब देखने वाली बात यह है कि चुनाव में क्या कुछ नतीजे आते हैं और किस प्रकार से यह चुनाव संपन्न हो पाता है। कैमरामैन अरुण के साथ दामिनी बंजारे, INS 24/7 रायपुर। तो चुनाव का ऐलान होते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने, और उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। निष्पक्ष चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की मंशा पर जरूर सवाल खड़े कर दिए और कहा कि चुनाव आयोग ने एक पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं दिया है। वोटिंग को लेकर भी कहा, ईवीएम को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी कि हम उम्मीद करते हैं कि इस बार ईवीएम का सही इस्तेमाल होगा। हालांकि अपनी सीटों के बारे में जब पूछा गया कि छत्तीसगढ़ की 5 सीटों पर कब आप नामों का ऐलान करेंगे, तो इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। पूछा कि बीजेपी ने तो अब तक 545-43 सीटों में से कितनी सीटों पर ऐलान कर दिया। ऐसे में अपने पाले की गेंद को दूसरे पाले में डाल दिया है उन्होंने, लेकिन तैयार होने की बात कही है। तो 7 चरणों में देश भर में चुनाव होना है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 19 तारीख को पहले चरण के लिए मतदान होना है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। चार जून को परिणाम आएंगे। तो हेट स्पीच का जिक्र भी किया। हेट स्पीच को लेकर कहा कि सबसे ज्यादा हेट स्पीच तो प्रधान पर तो कार्रवाई नहीं होती है। तो एक तरीके से कुल मिलाकर चुनाव आयोग का जो सिस्टम है या जो संस्था है उसको लेकर ही सवाल खड़े कर दिए हैं सुशील आनंद शुक्ला जी ने, और तमाम तरह की बातें उन्होंने कही है। हालांकि आपको छत्तीसगढ़ के 11 जो लोकसभा की सीट है उस पर जो प्रत्याशी है उनका भी नाम आपको बता देते हैं। राजधानी रायपुर से लोकसभा सीट पर जहां बीजेपी से कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल मैदान में है, तो वही उनके खिलाफ चुनाव में मैदान में उतरे हैं विकास उपाध्याय कांग्रेस से। दुर्ग से विजय बघेल जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में थे विधानसभा चुनाव के वक्त, इधर कांग्रेस की तरफ से इस पर नाम स्पष्ट राजेंद्र साहू का हुआ है। जबकि सरगुजा से चिंतामणि महाराज, तो कुल मिलाकर लोकसभा की तारीखों का ऐलान हुआ है और सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व की तारीख आ चुकी है। 7 चरणों में मतदान होना है। और इस बीच हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। सुनील चौधरी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से, जबकि शिल्पा देवांगन जी कांग्रेस से जुड़ चुकी है, और स्वप्निल गोरखेड़े हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं सुनील जी आपसे ही, कितने तैयार हैं आप?
जी नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हम 100% तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तैयार है। आप देखेंगे जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह और दुगुना हो गया है। और कांग्रेस को देखिए, अभी से अपनी हार स्वीकार कर ली। अभी इनके संचार प्रमुख आरोप लगा रहे थे ईवीएम पर, मतलब हार के बहाने ढूंढना शुरू हो गए साहब। अभी से ये तय कर ले कि हारेंगे तो किस पर टिकट पड़ेंगे। देखिए, जनता के दिलों को हैक कर लिया भारतीय जनता पार्टी। जनता के दिलों तक पहुंच गए हम। माननीय मोदी जी जो है वो जन नेता बन गए हैं। आज लोग पहले से कह रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही आएगा। मतलब एक एक व्यक्ति के मन का भाव है कि मोदी जी को आना चाहिए, मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाना है। जनता का मनोभाव है। कांग्रेस अपनी हार का टीका कहां पर है, ये आज से वो हो गए। ईवीएम पर जवाब नहीं दिया, ऐसा कर दिया। हेट स्पीच की बात कर, हेट स्पीच तो सबसे ज्यादा कांग्रेस के लोग देते, चौकीदार चोर है, मौत का सौदागर। अभी परिवार पर बोलने के लिए खड़े हो गए विपक्षी लोग कि मोदी जी का परिवार। आज पूरे देश की जनता बता रही है कि मोदी का परिवार इस देश की जनता है। की नामांकन भरिए, फिर हम संभाल लेंगे। अभी तो विदिशा वाले भी यही कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार मैं जनता के बीच जाऊंगा जरूर आशीर्वाद लेने। तो इस बीच हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं वो तो बने हुए, लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी तारीखों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, उनको आपको हम सुना रहे थे। लेकिन हमारे संवाददाता स्वप्निल गोरखेड़े भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। स्वप्निल, इस वक्त कहां पर आप मौजूद हैं? तारीखों का ऐलान हो चुका है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? जी बिल्कुल सनी, मैं इस समय प्रदेश मुख्यालय भाजपा में खड़ा हूं और यहां पर चुनावी तारीखों की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में पिछले चुनाव की तरह इस बार भी 3 चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण जो है वो 19 अप्रैल को होगा, दूसरा चरण 26 अप्रैल और आखिरी चरण जो है वो 7 मई को होगा। तो पहले चरण की बात की जाए तो पहले चरण में बस्तर कांकेर की लोकसभा सीटें शामिल की गई हैं। चूंकि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए पहले चरण में केवल 2 लोकसभा को शामिल किया गया। दूसरे चरण में रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद लोकसभा की सीट शामिल है। वहीं तीसरे चरण में बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, चांपा, रायगढ़ और सरगुजा की सीट शामिल है। तो आज चुनाव आयोग ने पूरे चुनावी शेड्यूल को जारी कर दिया है। और भाजपा की कितनी तैयारी है, हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, उनसे बात करेंगे। सर, चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया, भाजपा कितनी तैयार है? देखिए, मुझे प्रसन्नता इस बात को कहते हुए कि जिसका इंतजार हम सब कर रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ता, आज वो तारीखें चुनाव आयोग ने डिक्लेयर करी है और मुझे लगता है कि लगभग आधी तैयारी हमने पहले ही पूरी कर ली है और लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारे लाभार्थी संपर्क जो हमारा योजना है वो चल रही है। हमारे विधानसभा के सम्मेलन प्रारंभ हो गए, लोकसभा की हमारी बैठकें, कार्यालय, विधानसभा के कार्यालय के उद्घाटन हो चुके हैं। तो लगभग हमारा कार्यकर्ता मुस्तैदी के साथ में अब फील्ड में जाने के लिए तैयार है। मुझे लगता है आज 16 तारीख है और पहला चरण 19 तारीख को है। लगभग 30 दिन का समय हमारे पास है, उसके बाद तारीखें बढ़ती चली जा रही हैं। तो मुझे लगता है कहीं दिक्कत नहीं है। देश का वातावरण भी अच्छा है, बीजेपी के पक्ष में वातावरण है। प्रदेश में छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें अभी आशीर्वाद दिया, पूरा विश्वास है। उनको जो हमने वादे किए थे चुनाव में, उन वादों को भी हमने पूरा किया है। कार्यकर्ता भी ऊर्जा से भरा हुआ है। कांग्रेस में निराशा है तो कह सकते हैं कि पूरा वातावरण बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। बावजूद इसके हम किसी भी चुनाव को बहुत अति आत्मविश्वास में नहीं ले रहे हैं। बूथ तक जाकर एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति से मिलकर, लोगों से मिलकर, पिछले 10 वर्षों में माननीय मोदी जी की सरकार में जो काम किए हैं, गरीब कल्याण काम किए हैं, जो हमारे संकल्प थे, देश हित में थे, दुनिया के हित में थे, उन कामों को किया है। तो इन सभी योजनाओं को लेकर बीजेपी का कार्यकर्ता घर घर जाएगा और हमें पूरा विश्वास है कि पिछली बार हम 9 सीटें जीते थे, लेकिन इस बार हम 11 की 11 सीटों का लक्ष्य हमने जो रखा है, उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। 30 दिनों का समय है, पहला चरण 19 अप्रैल को होगा। तो इस 30 दिनों में जो गतिविधियां हैं उसमें कितनी तेजी देखने को मिलेगी? क्या राष्ट्रीय नेताओं के दौरे भी अब तेज हो जाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से आपने देखा कि हमारे क्लस्टर की मीटिंग्स, जिसमें माननीय हमारे गृहमंत्री अमित शाह जी भी जांजगीर और कांकेर में आए थे, आपको ध्यान है। अभी माननीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री, ये इस लोकसभा योजना के अंतर्गत ही कार्यक्रम थे। लेकिन हाँ, एक तेजी आती है जब चुनाव डिक्लेयर हो जाता है, तारीख आ जाती है, लक्ष्य सामने दिखाई देता है, तो गति आती है।
तो अब हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के भी कार्यक्रम बन रहे हैं, हमारे स्टार प्रचारकों की सूची भी हमारी बन रही है। तो लगातार कार्यक्रम, कोई एक दिन आपको ऐसा खाली नहीं दिखेगा जहां पर कोई न कोई कार्यक्रम, बैठ के संपर्क, ये लगातार बीजेपी की एक फितरत है, फितरत कहना चाहिए कि एक आदत है काम करने की लगातार कार्यकर्ताओं की। तो व्यापक तौर पर यह कार्यक्रम बनेगा और निश्चित तौर पर लोकसभा का चुनाव है, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, दिल्ली सरकार की बात है। तो पिछले 10 वर्ष हमने जनता की सेवा की, हमने कामों को किया है, उन कामों को लेकर, उन कार्यों को लेकर निश्चित रूप से राष्ट्रीय नेता भी आएंगे, प्रदेश के नेता भी आएंगे और लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों पे बड़ी सभाओं का भी आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस जो है चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया, कांग्रेस ईवीएम को लेकर सवाल उठा बिल्कुल। रही है। स्वप्न आपके पास वापस आएंगे हम, फिलहाल आप जो जानकारी दे रहे हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ जो हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं उनका दोबारा से परिचय हम करवा देते हैं। हमारे साथ लगातार सुनील चौधरी जी बने हुए हैं, शिल्पा देवांगन जी बनी हुई हैं और आप लोग को बीच में मैंने रोका, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लगातार चूंकि प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, ऐसे में आपको हमें रोकना पड़ा। सुनील जी, आप अपनी बात पूरी करें, उसके बाद मैं आना चाहूंगा शिल्पा जी के पास। जी देखिए, वही मैं बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमर कस के तैयार। अब ये ठीकरा फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं ईवीएम पर। इनके संचार प्रमुख अभी कह ही रहे थे कि ईवीएम पर कोई जवाब नहीं आ रहा है, हार स्वीकार कर लिए हैं। मतलब इनके मन में भाव आ गया है कि कांग्रेस नहीं आने वाली है और पूरे की पूरी जो सीटें हैं 11 के 11 की, वो भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। ये तय है, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। चलिए, तो जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ये कह रहे हैं सुनील जी। शिल्पा जी, क्या वाकई में जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और ईवीएम का दुखड़ा अभी से रोना शुरू कर दिया है कांग्रेस ने, या आपकी जो तैयारी है भले ही वो सामने नहीं आ रही लेकिन अंदर खाने आप भी तैयारी कर रहे हैं? क्या है सच्चाई और किस तरह की चुनौती इस बार देखते हैं? जी, निश्चित रूप से आज लोकतंत्र के महापर्व का दिनांक डिसाइड हुआ है पूरी जनता में और कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ताओं में। कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ताओं में आज उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। पूरी जनता, प्रदेश की जनता हो, देश की जनता हो, सभी में उत्साह का माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र में मोदी सरकार ने 10 साल से जनता को परेशान किया है, घोषणा पत्र में वादे लाके बड़ी बड़ी घोषणाएं करके उसे जनता से वादा खिलाफी और जनता को ठगने का कार्य किया है, ये आज देश की जनता समझ गई है। छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है 15 साल किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का शासन और अभी 3 महीने की सरकार में किस तरीके से वादा खिलाफी की गई है। तो झूठ बोलने का काम, षड्यंत्र करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और निश्चित रूप से कांग्रेस जो वादा करती है, पिछले भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में आपने देखा है, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, युवाओं के लिए हो, जो वादा करके कांग्रेस सत्ता में आती है उन वादा को स्टेप बाय स्टेप पूरा करने का कार्य जो कहती है वो करती है। ये कांग्रेस की सरकारें देश में और प्रदेश में जरूर से करती है। ये भारत का हर नागरिक, आम जनता ये जान चुकी है और इसी के चलते मैं कह सकती हूँ कि लोकसभा में हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। बीजेपी से हम ज्यादा सीटों से जीतेंगे, क्योंकि आज लोकतंत्र की जिस तरीके से हत्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, उस चीज को, उस बात को, लोकतंत्र संविधान को बचाने की आवश्यकता हम सबकी है, सभी संस्थाओं की है और आम जनता की है, राजनीतिक दलों की है। इस बात से एकजुटता से लोकतंत्र को बचाने के लिए निश्चित रूप से कांग्रेस जो है अपना संगठन मजबूत करते हुए लोकसभा में अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार है। चलिए, शिल्पा जी कह रही कि हम तैयार हैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ रवि भोई जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। रवि जी, आपका बहुत स्वागत है। तारीखों का ऐलान हो चुका है, इस बार के इलेक्शन को आप कैसे पिछली बार के इलेक्शन से अलग देखते हैं? देखिए, इस बार थोड़ा तारीखों का जो हुआ विलंब हुआ और इस बार जिस तरह से माहौल दिखाई दे रहा है, तो निश्चित तौर से पिछले बार के मुकाबले में, और दूसरी बार ये है कि मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को लेकर इस बार चुनाव होना है, तो निश्चित तौर से इस बार 2019 के मुकाबले कुछ अंतर है और 7 चरणों में चुनाव होना है। तो लोगों में एक उत्साह है और देश में राम मंदिर बनने के बाद ये पहला चुनाव हो रहा है, तो निश्चित तौर से एक माहौल अलग तरह का यहाँ देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, राम की धुन पर अब हर कोई सवार है और राम का नाम चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही दल ले रहे हैं। राम को अपने अपने तरीके से दोनों ही पूज रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद है वो किसको मिलता है, ये बड़ा दिलचस्प है। सुनील जी, क्या राम जी का नाम जपना भर काफी रहेगा या फिर 10 साल का जो कामकाज है और खासतौर पर विपक्ष के जिस तरह के गंभीर आरोप है शिल्पा जी के या बड़े नेताओं के, उसका भी कुछ असर पड़ेगा?
देखिए क्या असर पड़ेगा, कांग्रेस के पास बचा क्या है। भगवान राम के मंदिर के निर्माण का विरोध करते करते इन्होंने पूरा अपना, देखेंगे कि इनका इतिहास वही रहा कि वकील खड़े करिए, काले कपड़े पहन कर आइए शिलान्यास के दिन में, तो ये इनका रहा। धारा 370 हम वर्षों से बोलते रहे, कलंक था भारत के अंदर, एकता के सूत्र में पिरो करके रखना था भारत को। 370 सबसे बड़ी बाधक थी, खत्म करके दिखाया। सीए लागू करना था, करके दिखाया। ये परिवारवादी गठबंधन है, आप देखेंगे सब परिवार परिवार ही लगे हुए, मेरा बेटा, मेरा ये सेट हो जाए, इस तरीके का है। मुफ्त अनाज देने वाले मोदी जी है, आप पीएम आवास बनाने वाले मोदी जी है, जनधन खाता खोलने वाले मोदी जी है, महिलाओं को आरक्षण 33% मिले ये कानून पास करने वाले मोदी जी है, शौचालय का निर्माण करने वाले मोदी जी है, उज्ज्वला गैस के माध्यम से जो है लोग बहनों को लाभ मिले वो मोदी जी है। विश्वकर्मा योजना के नाम से ओबीसी समाज के जो लोग हैं उनको लाभान्वित किया जाए, ये सब करने वाले मोदी जी हैं। कांग्रेस किस मुंह से बात करती, कुछ नहीं बचा है इसके पास, ये समापन की कगार पर है। छत्तीसगढ़ में 11 के 11 कमल पुष्प भाषा राम जो है उनके चरणों में अर्पित करेंगे। दिल्ली में जो सरकार बनेगी उसमें 11 कमल पुष्प छत्तीसगढ़ के होने वाले हैं। ये जिहाद को समर्थन देने वाले, ये उन लोगों को समर्थन देने वाले को धर्मांतरण का नाते छत्तीसगढ़ की जनता ने नकारा है। वो भी हारे पीछे चले जिससे चुनाव है, वो चेहरे अब नहीं चलने वाले हैं। अब छत्तीसगढ़ में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का मोदी की गारंटी वाली और विष्णुदेव साय की सुशासन वाली सरकार चलने वाली है। और इसी को देख करके पूरे के पूरी वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को 11 की 11 सीटों में बहुमत के साथ मिलने वाला है। तो 11 की 11 सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं शिल्पा जी, सुनील जी। और मोदी की गारंटी, ये जो स्लोगन है, और मोदी का परिवार मेरा परिवार, ऐसे में इस परिवार में क्या कांग्रेस की कोई जगह बन पा रही है? क्या कांग्रेस अपना अलग परिवार बसा पा रहा है? कुछ आगे भविष्य में जो 2 सीटों पर लगातार कांग्रेस छत्तीसगढ़ में परफॉर्म करती रही है, उसके आगे आंकड़ा कुछ बढ़ सकता है क्या? जनता देख चुकी है कि किस प्रकार से मोदी की गारंटी की हवा निकल गई है, मोदी की गारंटी फेल हो गई है। जिस बड़ी बड़ी घोषणाओं और लोक लुभावन घोषणाओं के साथ में, जैसे प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ करेंगे, क्यों उप मुख्यमंत्री बोलते थे, विजय शर्मा जी बोलते थे, आज वो सत्ता में बैठने के बाद इस बात से मुकर जाते हैं। योजना में 70% महिलाओं को इन्होंने नियम के उसमें बांध दिया है, पात्र और अपात्र घोषित कर दिया। 70% महिलाएं जो हैं वो अपात्र घोषित हो गई है। कई लोगों के जमीनी स्तर पर आप देखिए, महिलाओं में इतना रोष है कि जमीनी स्तर पर महिलाओं के खातों में पैसे नहीं आए हैं। इन्होंने कहा था एक घर में यदि 3 महिलाएं हैं, 4 महिलाएं हैं, सभी के खाते में पैसे आएंगे। इन्होंने लोक लुभावन वादे करके मोदी के गारंटी के नाम पर महिलाओं का कार्य किया है। इसके चलते महिलाओं में काफी रोष है और महिलाएं जमीनी स्तर पर इस बात को समझ रही है। किसानों में काफी रोष है, ये किसान भी समझ रहे हैं। युवाओं को जिस प्रकार से 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, ये वादा करके मोदी सरकार केंद्र में आई थी, महंगाई कम करने का वादा करके आई थी, 15 लाख हर किसी के खाते में आएंगे ऐसा बोलकर मोदी सरकार जो केंद्र में आई थी, आज जनता इसका जवाब मांग रही है। परंतु आप देखेंगे कि न तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और न ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कभी इस बात पर डिस्कस करने के बिल्कुल फिराक में नहीं रहते हैं। वो जनता को मुद्दों से भटकाने की कोशिश करते हैं, परंतु जनता जनार्दन होती है। जनता समझती है कि जो उनके मूल मुद्दे हैं, जो मूल समस्याएं हैं, उनका समाधान जो है और समझने का कार्य जो है वो कांग्रेस पार्टी करती है। महिलाओं में क्या आरक्षण की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं यही तो पूछना चाहती हूँ कि लोकसभा में इस बार आपने आरक्षण क्यों नहीं लागू किया है? नियम बना देने से नहीं होता है, उसे संचालन करना पड़ता है, लागू करना पड़ता है। तो महिलाएं भी देख रही हैं और आप देखेंगे कि किस तरीके से राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने अपनी घोषणाओं में मूलभूत समस्याओं को गारंटी के माध्यम से केंद्र में रखने का कोशिश किया है। और ये कहा है कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार आएगी तो किसानों को उनके हक और अधिकार का पैसा मिलेगा, एमएसपी की पूरी राशि मिलेगी, महिलाओं को उनका अधिकार मिलेगा, हम गरीब महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए जाएंगे। तो इस तरीके से कांग्रेस जो कहती है वो करती है और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमला करती है और जनता भी इस बात को समझती है आज के परिदृश्य को जी। लेकिन जितनी बातें आपने कही है, आपकी सारी बातें सुनने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन सवाल तो यही उठ रहा है ना कि जनता को आप ये विश्वास क्यों नहीं दिला पा रही है? इस बीच आप सभी को रोकूंगा मैं, लेकिन चूंकि हम सीधे ले जा रहे हैं भोपाल अपने दर्शकों को, वहां पर निर्वाचन आयुक्त मध्य प्रदेश वो संबोधित कर रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं वो भी सुना देता है।
19 अप्रैल को। ये कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा। सेकंड जो हमारा फेज है उसमें जो पोलिंग है वो 26 अप्रैल को होगी। इसमें 7 संसदीय क्षेत्रों के लिए मतदान होगा। ये 7 क्षेत्र हैं टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद, बैतूल। जो थर्ड फेज का जो पोल है वो 7 मई को होगा, 7 मई को होगा। इस दिन 8 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए मतदान होगा। ये 8 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हैं हमारी मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल और राजगढ़। जो चौथा फेज है, जो आखिरी फेज है, जो हमारे बचे हुए 8 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज बची हैं उनके लिए, वो मतदान का जो दिनांक है वो 13 मई है, 13 मई। 13 मई को हमारा 4th फेज या जो हमारे लिए आखिरी फेज है एक तरह से कह सकते हैं, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूंसीज आएंगी जिनमें मतदान होगा, जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए, वो हैं देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा। तो इस तरह से जो 29 जो हमारे संसदीय क्षेत्र हैं इनमें 4 फेजेस में पोल होगा और जो काउंटिंग है वो 4 जून को पूरे कंट्री में एक साथ होगी। तो सभी फेजेस की जो काउंटिंग है वो एक साथ 4 जून को होगी। तो ये डिटेल है हमारे यहाँ जो मतदान की तारीखें हैं वो। आज से पूरे राज्य में निर्वाचन की घोषणा के साथ से ही जो आदर्श आचार संहिता होती है प्रभावशील हो गई है सभी कलेक्टर्स, और ये प्रभावशील हो गई है सभी फेजेस। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट फेज वाले के लिए है या सेकंड फेज वाले के लिए नहीं है। आज से जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो प्रचलन में आ गया, उसके हिसाब से कार्रवाई जैसे। तो मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन जी को सुन रहे थे आप, जो कि यहाँ पर जो चरण होने हैं, जितने चरणों में मतदान होना है उसके बारे में बता रहे थे कि किस चरण में कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी पर मतदान होना है, उसके बारे में विस्तार से वो जानकारी दे रहे थे। साथ ही उन्होंने बताया कि आज से ही आचार संहिता भी लागू हो चुकी है, जिसके लिए निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से तैयार है। तो दोबारा वापस रुक कर लेते हैं हमारे मेहमानों की तरफ। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए उनसे लगातार हम बात करें। इस बीच हमारे साथ सचिन वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। सचिन जी, बहुत स्वागत है आपका। तारीखों का तो ऐलान हो चुका है, इस बार मोदी की गारंटी 370 पार का नारा दिया गया है। इस नारे को पूरा करने के लिए बीजेपी कितनी तैयार है और विपक्ष को कितनी चुनौती मानती है? देखिए, जो सनी जी, ऐसा है कि भाजपा की जितनी नीतियां थी उसके डायरेक्ट बेनिफिशियरीज जो हैं, लाभार्थी हैं, वो 60 करोड़ है इस देश में। तो 60 करोड़ जनता को जो है प्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों का, जिसमें किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास का लाभ मिला है, किसी को जो है शौचालय का लाभ मिला है, किसी को फ्री गैस कनेक्शन प्राप्त हुआ है, किसी किसान को जो है जो 6,000 रुपए का एक जो सहायता राशि होती है वो प्राप्त हुई है। तो इस तरह से जो है अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह की योजनाओं के लाभ प्राप्त हुए हैं और वो लाभार्थी हैं। ऐसे लोग 60 करोड़, और बाकी जो शेष जो जनता है उसको इनडायरेक्ट वे में इंफ्रास्ट्रक्चर के बेनिफिट्स हो, चाहे डिजिटल इंडिया के बेनिफिट्स हो, चाहे अलग अलग तरह के क्षेत्रों में जिस तरह से देश प्रगति कर रहा है उसके बेनिफिट्स उसको प्राप्त हुए। तो हम जिस स्ट्रेंथ पे वहां पर जा रहे हैं, हमने अपनी घोषणा पत्र में जितनी भी घोषणाएं की थी उन सबको हमने लागू किया देश में। हमने बात की थी कि हम अनुच्छेद 370 को हटाएंगे, हटा दिया। 3 तलाक को हटाएंगे, 3 तलाक को बंद करा दिया। उसके बाद में राम मंदिर का निर्माण करेंगे, राम मंदिर का निर्माण हो गया। और इस तरह से जो है यूसीसी की बात की थी, तो यूसीसी का जो है उत्तराखंड से वो लागू होना शुरू हो चुका है और उसको हमने ये बोला था कि हम उसे पूरे देश में लागू करेंगे। उत्तराखंड से उसको शुरुआत हो चुकी है। इसी तरह से जो है सीएए की जो बात है, सीएए को लागू कर दिया है। तो हमने जो भी बोला है वो हमने किया है और यही मोदी जी की गारंटी है। और जो मोदी की गारंटी है उसे देश की जनता ने हाथों हाथ दिया है और देश में जनता हमें पूरे आशीर्वाद देगी
हमें इसका पूरा जो है विश्वास है। चलिए, आपको विश्वास है, लेकिन जनता जनार्दन आप पर कितना विश्वास जताती है ये आने वाले वक्त में स्पष्ट हो जाएगा 4 जून को। लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता सनी मालवीय मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं। सनी, इस वक्त कहां पर आप मौजूद है, किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है और किस तरह का मुकाबला इस बार देखने वाले हैं? क्योंकि 29 सीटें मध्य प्रदेश में मौजूद है लोकसभा की, और उसमें से महज 1 सीट पर कांग्रेस जीत दर्ज करवा पाई थी। इस बार किस तरह का मुकाबला, किस तरह की प्रतिक्रिया इन तारीखों को लेकर? जी, निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में लोकसभा तारीखों का जो ऐलान है वो हो गया है, और लगातार जिस तरह से देखा गया है मध्य प्रदेश की बात किया है तो मध्य प्रदेश में 4 फेसों में चुनाव होंगे। इस बार मैं भोपाल के बीजेपी कार्यालय में मौजूद हूँ। देख सकते हैं जो प्रदेश महामंत्री है भगवान दास समनानी, उनसे बात करेंगे। सर, कैसे देखते हैं, तारीखों की घोषणा हो गई है आज? तारीखों की घोषणा अपेक्षित थी, तारीखें घोषित हो गई हैं। 7 चरण में चुनाव हो रहा है, मध्य प्रदेश में 4 चरण में चुनाव हो रहा है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कमर कस के तैयार है। कार्यकर्ता जमीन पर काम कर रहा है, बूथ पर काम कर रहा है। माननीय मोदी जी की चिट्ठी लेकर के राम राम करने के लिए सब जगह जा रहा है, लाभार्थियों से मिल रहा है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव नवंबर में हुए, 3 दिसंबर को परिणाम आए, तब से लेकर के कार्यकर्ता में उत्साह था कि इस बार मोदी जी एक बड़े अंतर के साथ जीते। 28 सीटें तो हम जीते ही थे, 29वीं सीट जीतने का और बड़े अंतर के साथ जीतने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने रखा है, और उसके लिए वो पूरे संगठन के नेतृत्व के निर्देश का पालन करते हुए नीचे लगा है। बूथ विजय अभियान हमारा चल रहा है। इस अभियान के अंतर्गत एक एक व्यक्ति से संपर्क, एक एक घर से संपर्क का लक्ष्य है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जनता का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। 29 की 29 लोकसभा मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बीजेपी का नारा है आपकी बार 400 पार, कैसे सफल होगा? निश्चित रूप से ऐसे ही सफल होगा। जिस तेजी के साथ नए हमारे सहयोगी बन रहे हैं, हमारे साथ गठबंधन जिनका हो रहा है, ये देश में बड़ी ताकत है, और उसका लाभ आने वाले चुनाव में जो एनडीए घटक है इन सबको मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अकेले 370 से ऊपर जीतने वाली है। इसलिए हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल, माननीय नरेंद्र मोदी जी के अनुकूल माहौल है कि देश को अगर दुनिया में कहीं बहुत आगे ले जाने का काम अगर कोई नेता कर सकता है तो निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी। इसलिए मोदी जी पर पूरे देश को भरोसा है। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में होने वाले इस चुनाव में हमको आशा से कहीं अधिक सफलता मिलेगी। कांग्रेस को कैसे देखते हैं इस चुनाव में? कांग्रेस के तो उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ना चाहते, जितनी मुझे सूचना है। भोपाल सहित कई लोकसभा की ऐसी स्थिति है कि यहाँ उम्मीदवार चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते। तो कांग्रेस को तो संकट ये हो गया है कि वो जिसको टिकट देंगे वो चुनाव लड़ना भी चाहेगा कि नहीं। इसलिए कांग्रेस अपने हताशा में है, निराशा में है, एक प्रकार से सरेंडर की मुद्रा में है। बिल्कुल बिल्कुल सनी, आप आगे भी आपसे अपडेट लेंगे हम। बहुत शुक्रिया फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और लगातार चूंकि हमारे मेहमान बने हुए उनका हम रुख कर लेते हैं। रवि भोई जी, आपके पास मैं आना चाहता हूं। अब की बार 400 पार का नारा दिया गया है और 370 अकेले बीजेपी लाने की बात कह रही है। पिछली बार 303 का आंकड़ा पहुंचा था बीजेपी का। कितना प्रासंगिक ये आंकड़ा है, और जिस तरह से बात बार बार हो रही है विपक्ष के नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, ऐसे में इस बात को कितना बल और मिल जाता है? देखिए सनी जी, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट रखा है, और एनडीए ने 400 का आंकड़ा रखा है, 400 पार, और भारतीय जनता पार्टी 370 सीट अकेले अपने दम पर जीतने की का टारगेट रखा है। निश्चित तौर से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 2014-2019 में अपना लक्ष्य में हासिल की, और पिछले बार 303, तो इस बार वो लगातार बढ़ते जा रही है। तो इस बार भी ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कुछ बढ़ेंगी, और जिस तरह से पार्टी का कार्यकर्ता तैयार। आपके चुनाव खजुराहो से आप उम्मीदवार भी हैं भाजपा के, दूसरे चरण में ही है, इसके बाद की भूमिका आपके पूरे मध्य प्रदेश? 26 अप्रैल को खजुराहो लोकसभा का चुनाव है। खजुराहो लोकसभा का चुनाव खजुराहो की जनता लड़ती है, और जनता ने जो पहले भी आशीर्वाद मुझे दिया, और इस बार फिर जनता के आशीर्वाद से उनकी सेवा करने का अवसर जनता देगी। इसलिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। मैं भी लगातार वहां भी पहुंचा हूं, और पूरे मध्य प्रदेश के चुनाव भी हम एक इस बार इतिहास बनाएंगे। माइक्रो मैनेजमेंट के साथ प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतेंगे। सर, मध्य प्रदेश में खजुराहो ही आपकी एक सिंगल सीट है जिसपे इंडिया गठबंधन के सपा को मिली है। कांग्रेस चुनावी मैदान छोड़ करके भाग गई, लेकिन सपा या कोई भी हो, वहां जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति, बुंदेलखंड और खजुराहो का विकास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
और जो कुछ हम प्रयास कर सकते थे वो जो हुआ है, इसलिए जनता ये जानती है और जनता आशीर्वाद देगी और पुनः जनता के आशीर्वाद से सेवा का अवसर मिलेगा। बाकी जनता जो कि चुनावी तारीखों को लेकर बीजेपी की तैयारी को लेकर बात कर रहे थे, तो लगातार हम प्रतिक्रियाएं भी ले रहे हैं। माफी चाहेंगे आपसे रवि जी, आपकी बात हमने बीच में रोकी क्योंकि बीच में प्रतिक्रिया आ रही थी। हम चाहेंगे कि आप अपनी बात को पूरा करें। जी, निश्चित तौर से जिस तरह से लक्ष्य 2014-19 में रखा था और हासिल किया, उसी तरह से 2024 में उन्होंने लक्ष्य किया है। और जिस तरह से सीए लागू किया गया है, तो उससे भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि उसका लक्ष्य पूरा होगा। और पिछले कुछ दिनों में जिस तरह कांग्रेस और दूसरे दलों ने गठबंधन बनाई और गठबंधन में बिखराव हुआ और कांग्रेस के नेता जिस तरह से दल बदल कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, जो सांसद भी रहे हैं या बड़े नेता रहे हैं जो वर्षों कांग्रेस के साथ जुड़े रहे, वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रुख कर रहे हैं। इसलिए एक संदेश जा रहा है कि भारतीय जनता कांग्रेस में चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। और ये राजनीति में इस तरह की बात होती रहती है, जब कोई सत्ता में रहता है तो उसके साथ लोग आकर्षित होकर जाते हैं। तो एक भारतीय जनता पार्टी को एक मौका भी मिल गया कि जिस तरह कांग्रेस के नेता, बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, तो चुनाव मैदान में लोगों को लोग उनके प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, इस तरह का एक माहौल बनते जा रहा है। तो निश्चित तौर से इस तरह आरोप प्रत्यारोप या इस तरह से एक माहौल बनता है, इसी तरह का माहौल इस समय दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता दिखाई जा रहा है। लेकिन सचिन जी, सवाल आपसे यही मेरा है कि क्या विपक्ष कमजोर है जिसकी वजह से बीजेपी को फायदा मिल रहा है या पक्ष को फायदा मिल रहा है, या वाकई में आपने जिस तरह की योजनाएं या जिस तरह से नीतियां बनाई है उसका एक गहरा इंपैक्ट पड़ा है? क्योंकि एक तरफ तो हम देख पा रहे हैं कि विपक्ष लगभग हर राज्य में अपना परफॉर्मेंस पहले से कम करता आ रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इसकी वजह से भी एक प्लस पॉइंट आपको मिलता जा रहा है? देखिए सनी जी, ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को गुड गवर्नेंस का और परफॉर्मेंस की राजनीति का एक मॉडल दिया। अब जो परफॉर्म करेगा वही राजनीति में रहेगा और वही देश को आगे बढ़ाएगा। तो अब परफॉर्मेंस की जब राजनीति शुरू हो गई है, जब टू वे कम्युनिकेशन शुरू हो चुका है कि अगर जनता भी अपने फीडबैक जो है, जनता रैंकिंग जो है गवर्नमेंट को दे रही है, गवर्नमेंट को पॉइंट्स दे रही है। नमो ऐप पर अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट जो है फीडबैक ले रही है जनता से अपने का। तो इस तरह से जब टू वे कम्युनिकेशन का दौर आ चुका है, परफॉर्मेंस की राजनीति हो रही है, तो इसलिए जो है विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं उसका ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है, क्योंकि परफॉर्मेंस की राजनीति में भाजपा का मुकाबला करने की जो क्षमता है वो विपक्ष में नहीं है। तो इसलिए हम अपनी स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं, उससे हम विपक्ष की कमजोरी से नहीं, हम अपनी स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं। और हमारी स्ट्रेंथ जो है वो विकास की राजनीति है, वो परफॉर्मेंस की राजनीति है और गुड गवर्नेंस की राजनीति है। लेकिन सचिन जी, विपक्ष तो आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ा भी रहा है ना। विपक्ष के जो बड़े नेता हैं उनको आप अपने पाले में शामिल कर रहे हैं और आपकी ताकत में इजाफा हो रहा है, इसको भी तो जोड़िए साथ में। क्योंकि विपक्ष तो ये भी कहता है कि बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसके अंदर जो जाता है वो धुलकर साफ होकर वापस आता है। इन आरोपों को क्या कहेंगे आप? देखिए सनी जी, अगर आप कंपेयर करेंगे जो नेता भाजपा को ज्वाइन करते हैं, वो नेता जो है वो भाजपा की विचारधारा को भी अंगीकृत करते हैं, वो विचारधारा को एक्सेप्ट करते हैं। ये विचारधारा की लड़ाई है, ये व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई चल रही है, ये परफॉर्मेंस की लड़ाई चल रही है, ये राष्ट्रवाद की लड़ाई चल रही है। इसमें अगर कोई व्यक्ति आता है और बोलता है कि हम जनता के हित में और जनता के लिए कोई काम करना चाहते हैं भाजपा के बैनर के तले, तो हम उसका स्वागत करते हैं। हम उसको बोलते हैं कि हाँ वो आए और हमारे साथ काम करे। और हमने, आप ये बताएं, ये जो आरोप अगर लगा रहे हैं तो आप बताएं कि ऐसा कोई केस है जहां पर कोई चालान पेश होने के बाद में या चार्जशीट सबमिट होने के बाद में वो विड्रॉ कर की गई हो सरकार के द्वारा? तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने किसी भी गलत कार्य को किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन दिया। लेकिन बात तो वही आ रही है। कुल मिलाकर विपक्ष कहता है कि जो जाता है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। ऐसे कई नेताओं के नाम विपक्ष बार बार गिनाता भी है भरा, लेकिन चूंकि समय हमें यहाँ पे रुकने के लिए कह रहा है, हमें रुकना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। रवि भोई जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।